नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 14 लोकगीत पर चर्चा करेंगे, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत का अर्थ है लोक में प्रचलित गीत, और इन लोकगीतों को कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज अपनाता है। लोकगीत जनता के गीत हैं, आम जनता के गीत हैं, और हर राज्य के अपने अपने लोकगीत होते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जो लोकगीत होते हैं वो शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक। जो लोकगीत है वो क्या है? फोक सॉन्ग्स। तो फोक सॉन्ग्स और क्लासिकल म्यूजिक दोनों ही अलग अलग हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीतों के विषय में कहा जाता है कि लोकगीत जो होते हैं वो अपनी लोच और ताजगी और लोकप्रियता की वजह से पहचाने जाते हैं, और ये शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमें क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लोकगीतों के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये आम जनता के गीत हैं। गांव घर घर के या नगरों के ये अपने गीत हैं। इनके लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती। साधना क्या है? किसी एक चीज पर फोकस करना, कंसंट्रेट करके किसी एक चीज को सीखना। तो साधना की आवश्यकता नहीं होती लोकगीत के लिए। और आपने देखा होगा कि त्योहारों पर या विशेष अवसरों पर यानी अगर किसी के अगर विवाह का कार्यक्रम है या और किसी कोई और कार्यक्रम है, तो उन अवसरों पर आपने देखा होगा कि लोकगीत गाए जाते हैं, और ये सदा से गाए जाते रहे हैं, और आज के समाज में भी ये लोकगीत गाए जाते हैं। और इनके रचने वाले अधिकतर कौन होते हैं? गांव के लोग ही होते हैं। पहले तो केवल पुरुष ही इन गीतों को गाते थे और लिखते थे, लेकिन आज के समय में स्त्रियों का भी विशेष योगदान है। और ये गीत बाजों की मदद के बिना ही, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बहुत महंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए इसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन गीतों के लिए हमें बहुत ही आसान से, मतलब अगर हम चाहें तो थाली और चम्मच बजाकर भी इन गीतों को गा सकते हैं। तो इनके लिए अधिकतर क्या होता है कि साधारण ढोलक, आप देखोगे कि अधिकतर घरों में एक ढोलक होती है, तो वो ढोलक के माध्यम से लोकगीतों को गाते हैं। झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से लोकगीतों को लोग अधिकतर गाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। एक टाइम था जब क्लासिकल म्यूजिक की ही वैल्यू थी और लोकगीतों को लोग कुछ नहीं समझते थे। वो उनको हेय की दृष्टि से देखते थे, यानी उन्हें नीच दृष्टि से देखते थे। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, और अभी कुछ समय पहले तक इनकी उपेक्षा की जाती थी, यानी इनको अनादर की भावना से देखा जाता था, सुना जाता था। लेकिन धीरे धीरे साधारण जनता की नज़र लोकगीतों की तरफ गई, और आज लोकगीत इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हर कोई लोकगीतों को गाना चाहता है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पर अगर डीजे चल रहा है तो उस पर भी वो कोई ना कोई एक फोक सॉन्ग लगा देते हैं, और सब बड़ा इंजॉय करते हैं और उस पर डांस करते हैं। तो आज के समय में लोकगीत फिर से प्रचलित होने लगे हैं, पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। और साधारण जनता ने ही अब क्या कर दिया? इन लोकगीतों को बहुत ही प्रचलित कर दिया है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। पहले हमें लोकगीतों का कोई लिखित रूप नहीं मिलता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने लोकगीत को प्रचलित करना प्रारंभ किया, लोकगीतों को गाना प्रारंभ किया, तो जो विभिन्न बोलियों में कई लोगों ने इन लोकगीतों को लिख डाला और इनकी
कई किताबें लिख गई और जो कि आज प्रकाशित हो चुकी हैं, और ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनमें आपको अलग अलग राज्यों के लोकगीत मिल जाते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। अब अगर हम बात करें आदिवासियों के, आदिवासियों का जो संगीत है वो बड़ा फेमस है, जिसमें मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर, यहाँ पर जो ये गोंड खांड है, ओराव मुंडा है, भील संथाल है, ये क्या है? ये आदिवासियों के संगीत हैं जिन्हें ये नाम दिए गए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। यानी आज भी चाहे हम कितने भी आगे बढ़ चुके हैं समाज में, लेकिन इनका जो एक संगीत था, लोकगीत था, वो आज भी उसी प्रकार का है और ऐसा लगता है कि हम उसी समय में पहुंच गए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। यानी जो ये संगीत होता है, इसमें कितने लोग होते हैं? कम से कम 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल। यानी ये अकेले लोकगीत अकेले नहीं गाए जाते, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में गाए जाते हैं। और कितने लोगों का समूह होता है? अगर हम मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर की बात करें, 20-20 या 30-30 आदमियों या औरतों का ग्रुप होता है इसमें। और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में या किसी कार्यक्रम में, एक साइड सारे पुरुष होते हैं और दूसरी साइड में सारी स्त्रियां होती हैं, और पहले पुरुष गाते हैं और उनके जवाब में स्त्रियां गाती हैं। तो ये उसी प्रकार के लोकगीत हैं जिसमें 20 से 30 लोग होते हैं और एक तरफ पुरुष और एक तरफ स्त्रियां होती हैं जो एक दूसरे के जवाब में लोकगीतों को गाते हैं। और ये इतने सजीव लगते हैं, इतना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और चारों तरफ दिशाओं में ये गूंज उठते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उनका तो अपना ही स्टाइल है या उनकी तो अपनी ही विधि है। पहाड़ी क्षेत्र में गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा के अगर हम लोकगीतों को सुने तो हम ये नहीं कहते गढ़वाली, किन्नौरी या कांगड़ा के गीत, हमारी तरफ से क्या हो चुका है? पहाड़ी गीत, और हम उसे पहाड़ी गीत के माध्यम से ही जानने लगे हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। अगर हम वास्तविक लोकगीतों को सुनना चाहते हैं तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? हमारे देश के गांव में और देहातों में। देहात क्या है? जो गांव से भी बहुत निम्न प्रकार का होता है, जहाँ पर अभी तक टेक्नोलॉजी उतनी नहीं पहुँची जितनी कि गांव में भी कुछ चीज़ें पहुँच चुकी है, लेकिन देहात जो है आज भी न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं। तो ऐसी जगह पे हमें लोकगीत सुनने को और देखने को मिल जाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है और देहात की जनता जो है इससे संबंधित होती है, बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बच्चों, ये आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में और मिर्ज़ापुर, बनारस में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? चेता, कजरी, बारामासा और सावन, ये उनके लोकगीतों के नाम हैं और इनमें बड़ी जान होती है, बड़ा अट्रैक्शन होता है, बड़ा आकर्षण होता है। बाउल और भतियाली, ये कहाँ के लोकगीत हैं? बंगाल के। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। अब पंजाब में माहिया, और आपने हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये सब तो सुना ही होगा। तो ये सारे क्या हैं? लोकगीत। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो यानी ये अलग अलग राज्यों के लोकगीत हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी अगर आज हम फिल्मों की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है? इमेजिनरी सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन जो लोकगीत होते हैं, जो देहाती गीत लिखे जाते हैं,
तो जो इनको लिखने वाले हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ है, ये उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके उसी जीवन से संबंधित गानों को लिखते हैं जो हमें अपनी ओर बहुत ही आकर्षित करते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छूते हैं और वो गाने हमें हमारे दिल को छू जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि के हैं। अब जो ये लोकगीत हैं, इनके राग कौन कौन से होते हैं? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन और सोरठ। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। अब देहात के और कौन कौन से गीत हो गए? कहरवा, बिरहा और धोबिया, और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। गांव में जब ये गीत गाए जाते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है इन गानों को सुनने के लिए। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। और लोकगीतों की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? जिस गांव में जो भाषा बोली जाती है, ये लोकगीत भी उसी भाषा के होते हैं और ये वहाँ के लोगों को बहुत ही आनंद देते हैं और उनके दिल तक छू जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में होते हैं। जो अपनी भाषा के गीत होते हैं ना, वो इंसान को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और प्लस क्या होता है कि इनकी जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, बहुत सरल और बहुत आकर्षित होती है, जो सभी लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। और यही कारण है कि लोकगीत जो हैं वो आज इतने सफलतापूर्वक गाए जा रहे हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। अगर हम भोजपुरी की बात करें तो वहां पर 30-40 सालों से कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? विदेशिया। और विदेशिया की क्या खासियत है? गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जैसे कि विदेशिया से ही शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि विदेश में रहने वाला या विदेश चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिहार में विदेशिया बड़ा प्रसिद्ध है, और विदेशिया इतना प्रसिद्ध है बिहार में कि दूसरा कोई लोकगीत उसका सामना कर ही नहीं पाता। और जो ये विदेशिया गीत है, इसमें क्या होता है कि जो प्रिय और प्रियाएं, यानी जो कपल होता है, एक मेल और एक फीमेल, तो इसमें क्या होता है कि वो दोनों जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो उन दोनों के जो विरह का गीत है, जो विरह का रस है, वो हमें विदेशिया के गानों में सुनने को मिलता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। जंगल में जो लोग रहते हैं उनके भी दल गीत होते हैं। दल गीत यानी वो भी ग्रुप्स में गाना गाते हैं, और उनके गाने कौन से होते हैं? बिरहा। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर, एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलिया गायन का ह्रास हुआ है। तो यहाँ जंगल की जो जातियां हैं वहां पर भी यही होता है कि एक तरफ औरतें होती हैं और एक तरफ पुरुष होते हैं, और दोनों एक दूसरे के जवाब में गाना गाते हैं, और चारों तरफ दिशाएं जो हैं इनके गानों से गूंज उठती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, यानी इस प्रकार के ग्रुप सॉन्ग्स जो गाए जाते हैं, दलीय जो लोकगीत गाया जाता है, उसका कुछ ह्रास हुआ है, यानी अब इनको इतनी प्रमुखता नहीं मिल रही है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आलाह के हैं। अब लोकप्रिय गाना एक और है आलाह। आलाह क्या है? अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? झांसी की रानी पार्ट में पढ़ा था कि बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो ये बुंदेलखंडी लोग होते हैं, बुंदेलखंड के जो निवासी होते हैं, इनके कौन से लोकप्रिय गाने हैं? आल्हा के। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, यानी जो बुंदेलखंडी गाने हैं उसका प्रारंभ कब हुआ था? चंदेल राजाओं के जो राजकवि थे जगनिक, उनके द्वारा इनका प्रारंभ हुआ था, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया।
जो आला उदल की वीरता का, क्योंकि हमने झांसी की रानी में भी पढ़ा था कि जो बुंदेलखंडी थे वो क्या करते थे, वो झांसी की रानी की वीरता का बखान करते थे। तो उसी प्रकार जब ये आला उदल के गीत, आला उदल की जो वीरता का बखान था, यानी उनकी जो, उनके बारे में उनकी तारीफें की गई, वो किसमें, उन्होंने अपने महाकाव्य में की। किसने की? राजकवि जगनिक ने। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। और जब उन्होंने, राजकवि जगनिक ने महाकाव्य में आला उदल की वीरता का बखान कर दिया, तो उनके जो छंद थे वो उसको जो दूसरे देहाती कवि थे उन्होंने भी समय समय पर अपने गीतों में शामिल किया, और ये गीत गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अब इन्हें गाने वाले लोग क्या करते हैं, वो ढोलक लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और इन गानों को समूह में गाते हैं। और आपने देखा होगा कि आपने कई बार मेले में देखा होगा कि वो जो नट होता है या नटी होती है, वो क्या करते हैं, एक दो डंडों पे रस्सी लगी होती है और वो रस्सी पर चल रही होती है। तो वो नट रस्सियों पर जब खेल करते हैं, यानी जब उस पर चलते हैं, तब भी वहां पर ये गीत गाए जाते हैं। और ये गीत कैसे होते हैं, ये अधिकतर गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। गद्य पद्यात्मक यानी कुछ पहले डायलॉग बोले और उसके बाद सॉन्ग को गाना शुरू कर दिया। ये आपने देखा होगा कि हमेशा जो लोकगीत होते हैं, लोकगीतों में कई ऐसे लोकगीत भी होते हैं जहां पर पहले कुछ डायलॉग्स बोले जाते हैं और उसके बाद एक सॉन्ग गाया जाता है और फिर कोई डायलॉग बोले जाते हैं, और ये डायलॉग और सॉन्ग सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो हमारे देश में अधिकतर जो लोकगीत हैं वो स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। तो ये गीत भी लोकगीत, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं तो ये लोकगीत, लेकिन इन्हें कौन गाती हैं, अधिकतर औरतें। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, यानी उनको लिखने वाले, उनको गाने वाली सब कौन होती हैं, औरतें। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। लेकिन कुछ होता है कि कुछ गीतों को स्त्रियां ही गाएंगी, तो इसलिए इनका संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश जो है वो सभी देशों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में क्या होता है कि स्त्रियों के अपने गीत और मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं होते, मिले जुले ही होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मर्दों के भी अलग गीत भी होते हैं और स्त्रियों के भी अलग गीत होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्त्रियों के गीतों की, कि स्त्रियों के कौन कौन से गीत होते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के। जो गांव की औरतें हैं, जब वो नदियों में नहाने जाती हैं या पानी भरने जाती हैं, तो वो समूह में जाती हैं और समूह में जाते हुए भी वो गीत गाते हुए जाती हैं। तो जो ये वो गीत गाते हुए जा रही हैं, ये क्या है, ये स्त्रियों के लोकगीत हैं। नहाने जाते हुए राह के गीत, एक तो हो गया त्योहारों के गीत, त्योहारों पे जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, नदियों की पूजा करने जा रहे हैं या सूरज की पूजा करने जा रहे हैं या नदी में डुबकी लगा के कोई प्रेयर करनी है, तो एक तो वो गीत हो गए। दूसरा, जब वो नहाने जाती हैं तो रास्ते में भी गाते हुए जाती हैं, तो नहाने जाते हुए राह के गीत। फिर है विवाह के, और विवाह में तो आपने देखा ही है अधिकतर औरतों की ही भागीदारी होती है, औरतें ही सारे गीत गा रही होती हैं ढोलक बजा बजा के, तो विवाह के गीत हो गए। और एक मटकोर ज्योनार के गीत हो गए। उसके बाद है संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत। ये भी आपने शादियों में देखा होगा कि जीजा साली को लेकर या ननद नंदोई को लेकर, देवर देवरानी को लेकर, ऐसे संबंधियों को लेकर प्रेम युक्त गाली के गीत गाए जाते हैं। जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। अगर किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तब भी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और गीतों को गाती हैं। तो ये सभी जो हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कौन गाता है, स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं।
वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। मतलब ये सारे गीत जो हैं ये स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं और इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में किया है। यानी उस जमाने में, जिस जमाने में महाकवि कालिदास थे, उस जमाने में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान था लोकगीतों में। और कुछ यहाँ पर गीतों के नाम बताए गए हैं, सोहर, बानी और सहरा आदि उन अनंत गानों में से कुछ हैं। यानी स्त्रियों के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे उनमें जो ये तीन हैं ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। यानी 12 मासे यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 के 12 महीने स्त्रियां कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेती हैं जब उन्हें समूह में ये लोकगीतों को गाना होता है। वो हर एक त्योहार अवसर जो है उसे बहुत ही मतलब बहुत ही ढंग से मनाती हैं, गीतों को गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। अब जो ये औरतें होती हैं ये अकेले गाना नहीं गाती। आजकल तो हम देखेंगे किचन सिंगर, बाथरूम सिंगर ये सब हो गए हैं, लेकिन ये क्या है, जो ये औरतें हैं, जो लोकगीतों की अगर हम बात करें तो लोकगीतों में जो औरतें होती हैं ये अकेले नहीं गाती, ये पूरे के पूरे ग्रुप्स में यानी दल में गाती हैं और दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यानी अनेक औरतों के गले से एक साथ आवाज निकलती है। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। अब जरूरी नहीं कि, अब ये तो कोई ऐसा गाना नहीं है जिसे कि सबने सीखा है, जिसकी बहुत उन्होंने रिहर्सल की है। तो क्या होता है, जब बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, वो गाना गाना शुरू करती हैं, तो कई बार उनकी आवाज में मेल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गाने जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। आप देखोगे कि जब किसी के घर में कोई शादी होती है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्या वो रिहर्सल करते हैं कि आज हमें रात को ये गाना गाना है तो चलो इसकी प्रैक्टिस कर लें? ऐसा नहीं होता। उनको ना ये गाने बहुत समय पहले से सुन सुन के याद हो चुके होते हैं। तो जब एक औरत गाना शुरू करती है तो फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते पूरा जो समूह है वो गाना शुरू कर देता है और उनकी आवाज चाहे मेल खाए या ना खाए, लेकिन जब वो गाते हैं ढोलक बजा के तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। गांव और नगरों में ये गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह जन्म के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। अब आजकल के ज़माने में क्या होने लगा है कि गांव में और नगरों में ये पूरे पूरे समूह जो होते हैं ये लोगों के घर जाके गाते हैं, यानी इन लोगों को बुला लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा अच्छा गाने वाले लोग नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो गायिकाएं हैं, जो लोकगीत गाती हैं, जो नाचती हैं, उन लोगों को विवाह या जन्म आदि के अवसर पर बुला लिया जाता है और वो गाने का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। सभी ऋतुओं में, यानी हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, तो 6 की 6 ऋतुओं में जो स्त्रियां हैं वो उल्लसित होकर दल बांधकर यानी ग्रुप्स में गाना गाती हैं, लोकगीतों को गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। बट होली, बरसात और अगर हम सावन की भी बात करें तो इसमें तो स्त्रियों के अपने गीत होते हैं और वो उसे बहुत ही खुशी खुशी गाते हैं, जो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अगर हम पूरब की बोलियों की बात करें तो वहाँ पर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अगर हम भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के राज्यों को लें, जैसा कि यहाँ बताया गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल या काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक, यानी अगर हम सारे राज्यों की बात करें तो सबके अपने अपने लोकगीत हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं और जो स्त्रियां होती हैं वो तो आपने देखा ही है, जब आपके घरों में कोई कार्यक्रम होता है तो वो किसकी मदद से गाती हैं? ढोलक, एक औरत ढोलक बजा रही होती है, दूसरी उस पर चम्मच से बजा रही होती है। तो ये इनके अपने गीत हैं और ये सबसे ज्यादा अधिकतर ढोलक की मदद से गाते हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी ढोलक बजाने के साथ साथ वो नाच भी करते हैं, मतलब डांस भी करते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। गरबा तो आप सभी ने सुना है, क्योंकि आप देखते हैं नवरात्रों के समय में सारे लोग जाते हैं गरबा के फंक्शन में और वहां पर गरबा करते हैं, क्योंकि गुजरात में गरबा बहुत प्रसिद्ध है। और आज तो शहर के हर एक कोने में गरबा
जो है वो किया जाता है, और हर इंसान मतलब अधिकतर लोग जो हैं वो गरबा करने के लिए जाते हैं। तो ये गरबा क्या है? ये गरबा भी लोकगीत है जिस पर कि जो औरतें हैं, और अब तो मर्द भी साथ में, औरतें और पुरुष और स्त्रियां दोनों जो हैं इस गरबे का भाग होते हैं, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। गरबे में आपने देखा होगा कि घूम घूम कर सब गरबे को गाती हैं और नाचती हैं। साथ ही साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करते हैं। आपने देखा होगा डांडिया, यहाँ पर डांडिया के लिए इन्होंने लकड़ी का प्रयोग किया है। तो लकड़ी की जो दो स्टिक्स होती हैं, जो दो डंडियां होती हैं, उसको बजा बजा कर वो नाचती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं, क्योंकि गरबा में नाचना भी होता है और गाना भी होता है, और वो जो डांडिया की लकड़ियां होती हैं उसको भी बजाना होता है। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। जिस प्रकार गुजरात में अगर हम गरबा की बात करें, उसी प्रकार अगर हम होली के अवसर पर ब्रज की बात करें तो वहां पर रसिया चलता है। आपने देखा होगा कृष्ण राधा के ऊपर बहुत सारे नृत्य और लोकगीत बने हैं, जिसे कि होली के अवसर पर गाया जाता है, और उस पर बहुत अच्छा नृत्य भी किया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा अधिकतर कौन भाग लेता है? स्त्रियां विशेष तौर पर इसमें भाग लेती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। अगर हम गांव के गीतों की बात करें तो न जाने उन लोगों के कितने गीत हैं और कितने प्रकार के उनके गीत हैं। जीवन यहाँ जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, क्योंकि गांव ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से लोक गीतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ऐसा लगता है जीवन कि यहाँ इठला इठला कर लहरा रहा है, जैसे खेत में फसलें लहराती हैं, ऐसे ही गांव के लोगों का जीवन इठला इठला कर लहराता है। और ये अपने आप को आनंदित करने के लिए लोक गीतों की रचना करते हैं, लोक गीतों को गाते हैं, और वो वही लोकगीत हैं, उनके द्वारा लिखे गए और उनके द्वारा गाए गए वही लोकगीत हैं जो आज शहरों में भी लोगों को आनंदित करते हैं। तो बच्चों, आज हमने लोकगीत पाठ पर चर्चा की। इसके अगले भाग में हम लोकगीत पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।